हेलो गाइज, वेलकम बैक। आइए अपने सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जलवायु विज्ञान, और हम उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक को कवर कर रहे थे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं प्रेशर, जिसको हिंदी में दाब बोलते हैं। मैंने इससे पहले जस्ट मेरे ख्याल से टेम्परेचर को कवर किया है। जिनको नहीं पता आप एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए, आप इसको देखिए, उसके बाद मेरे ख्याल से समझना थोड़ा सा इनके आसान रहेगा। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ काफ़ी पुराना है ये। मैं जब भी बोलता हूँ कि ठीक है अब से मैं डेली कोशिश करूँगा कि ठीक है अपलोड करूँ, पता नहीं क्या होता है कि हमेशा लेट ही हो जाता है। ठीक है, चलिए ये इतना दिन हो चुका लिखा हुआ, मेरे ख्याल से ये खुद पे खुद मिटना शुरू हो गया। अब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ठीक है इससे पहले ये खुद मिट जाए, हम इसको कवर करने के बाद हम खुद से इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सारा टॉपिक लिखा है, मतलब पॉइंट लिखा है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो पहले हम सिंपल देखते हैं आखिर जो हमारा प्रेशर है ये बेसिकली क्या है। यहाँ पे हम प्रेशर बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। तो सिंपल पहले देखते हैं जो बेसिक डेफिनेशन होता है प्रेशर का, ये होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को बोलते हैं बल हिंदी में, और एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में आप यूनिट एरिया भी ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए, तो उतने एरिया में कितना हम बल लगाते हैं, हम उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, दबाव समझ सकते हैं। जिससे मान लेते हैं ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इस पर दबाव दे रहे हैं ना, तो हम इसको बोल देंगे प्रेशर, इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो होता है यूनिट उसको बोलते हैं न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक इसका यूनिट पास्कल भी होता है। पास्कल बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था। जैसे मान लेते हैं इसकी बात करते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप प्रेशर यहाँ भी लगा सकते हैं, सॉलिड है ये, लेकिन प्रेशर लिक्विड में भी तो लग सकता है ना, प्रेशर द्रव में भी लग सकता है। जब द्रव में लगाएंगे तो वहाँ पास्कल की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो जो प्रेशर है सॉलिड की बात करें तो उसमें लगाएंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव में लगाएंगे तो वहाँ हम पास्कल बोल देंगे। कभी कभी बेसिकली हम यहाँ पे पास्कल बोल देते हैं, लेकिन उतना कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर फॉर सॉलिड, पास्कल फॉर लिक्विड्स। अब बात करें यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, जहाँ पे एयर प्रेशर को कॉज करता है या फिर एयर कहीं ना कहीं प्रेशर लगाने की कोशिश करता है। उसको डिफरेंट मतलब उसको हम नापते हैं किस में, बार में। ठीक है, तो सॉलिड के लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लिक्विड के लिए पास्कल, और एयर के लिए हमारा आ जाएगा बार, जो हम यहाँ पे देखने वाले। ठीक है, अब देखिए जब तक हम सॉलिड पे लगा रहे थे फोर्स या फिर प्रेशर, तो कहीं ना कहीं हम ऐसे लगा रहे थे। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड अपने आप लिक्विड पे लगाएगा, लेकिन जब एयर की बात करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं अच्छा से पार्टिसिपेट करता है। आप एटमॉस्फेयर के अलावा भी मान लेते हैं जो हमारा एयर है जो खुद से हम जनरेट करें, वहाँ भी तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। मैंने यहाँ पे सिंपल ही लिखा। पहले बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसको हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर है, जब प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है बाय द एयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है, अगर वो एयर हमारे अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगाता है हम उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जो हमारा वायुमंडल है उसके द्वारा डाला गया दबाव हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर, हम उसी को बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, हम कैसे मानेंगे, ठीक है हमारे पास दबाव डलता है, बिल्कुल आप यूँ समझिए जैसे अर्थ, हम सरफेस की बात कर रहे हैं, एयर यहाँ भी है, एयर यहाँ भी है, एयर यहाँ भी है, लेकिन जितना आप हाइट पे जाओगे एयर का क्वांटिटी भले घटता जाएगा, लेकिन कुछ तो कुछ है। अब यहाँ की बात करें तो मेरे शरीर के ऊपर बहुत सारा एयर है, हम चले जाएंगे माउंटेन पे तो भी मेरे सर के ऊपर कुछ कुछ रहेगा। तो जो मेरे सर के ऊपर जितना भी एयर है, आप एयर के पास खुद का अपना वेट होता है, एयर के पास खुद का अपना वजन होता है। तो भाई साहब उतना जो भी वजन है वो हमारे सर के ऊपर है। तो वही बोल सकते हैं जितना भी जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी एयर है उसका वजन पूरे अर्थ पे पड़ा हुआ। तो अपने अर्थ जो वो एटमॉस्फेयर है अपने वजन की वजह से जो अर्थ पे लगाएगा प्रेशर, हम उसी को बोल देंगे वायुमंडलीय प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब। आगे बात समझ में। दूसरी बात, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लगने के पीछे आखिर रीजन क्या है, उसके पीछे कारण है हमारा ग्रेविटेशन है हमारा। ठीक है, अर्थ के पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज़ हो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जो एयर है उसको भी तो खींच के अपने पास रखता है वही। अगर मान लेते हैं ग्रेविटेशन हमारे अर्थ में नहीं होता
तो एयर यहाँ पे होता भी नहीं, ठीक है। अब एयर वहाँ पे होता नहीं तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो भी ग्रेविटेशन हमारा वही कहीं ना कहीं एयर को खींच के रखता है और वही हमारे सर के ऊपर या फिर अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर लगाता है, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ पे। अब जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हम उसको नापेंगे कैसे? देखिए दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। जो भी हमारा मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है, ठीक है, मान लेते हैं वेट की बात करते हैं, मान लेते हैं हम मास की बात करते हैं, जितने भी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं हम उसको नापने का जो तरीका होता है एक वो किस में नापते हैं और एक होता है कि हम किस चीज़ से नापते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी का वजन 10 kg है, तो जो 10 kg है तो एक तो उसको नापेंगे किससे? तराजू से। लेकिन जब उसको नाप के लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? 10 और kg लिखेंगे, तो kg कहलाता है हमारा यूनिट। और जो नापते हैं किस मतलब जिस चीज़ से नापते हैं हम उसको एज ए सिंपल कोई डिवाइस बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो हमारा मेजरमेंट है, कौन सा ऐसा मशीन है जिसकी हेल्प से हम इस चीज़ को नापते हैं, तो वो होता है हमारा बैरोमीटर। जैसे हम बात करते हैं जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से, ठीक है। तो वैसे हमारा मेरे कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको नापते हैं बैरोमीटर से। लेकिन जब नाप के लिखते हैं कि आखिर प्रेशर कितना होगा तो लिखते हैं उसको बार में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरा टेम्परेचर है अभी कितना होगा मेरे ख्याल से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नापते किससे? थर्मोमीटर। तो लिखते किस में? बार में, और नापते किससे? बैरोमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ बोल दिया यहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है उसको नापते किससे? बैरोमीटर से। दूसरी बात, जो बैरोमीटर है उसमें क्या लिखा होता है? लिखा नहीं होता, उसमें बेसिकली रीडिंग दिया होता है वहाँ पे, ठीक है। उसमें लिखा नहीं रहता बेसिकली, उसमें एक स्केल वाइज होता है वहाँ पे लंबा सा ट्यूब टाइप का, उसमें स्केल क्या रहता है 1 2 3 4 जो भी हो, ठीक है, 100 120 तक जो भी हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा बैरोमीटर है, अब जैसे बात करते हैं जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें भी क्या रहता है? पारा ही रहता है। जो हमारा बैरोमीटर है उसमें भी क्या रहता है? पारा ही रहता है। हम उसमें पानी भी क्यों ना डाल दें, ठीक है, लेकिन पानी हम नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके पीछे का वजह क्या है आप यहाँ पे समझिएगा। पारा डालने के पीछे का वजह यह है कि जो पारा है उसका बेसिकली डेंसिटी, उसका गाढ़ापन समझ सकते हैं, बेसिकली डेंसिटी घनत्व जिसको बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर काफ़ी ज़्यादा होगा तो कम लंबाई में भी ना वो अच्छा से सबको स्केल करके वो मेजर करके बता देगा हमको। लेकिन जब पानी यहाँ पर डाल देंगे मान लेते हैं उसमें, तो क्या होगा? उसका डेंसिटी पारा से तो काफ़ी कम होता है। अगर पानी इसमें डाल देंगे तो उसके लिए हमको काफ़ी लंबा ट्यूब चाहिए। अब क्या ये पॉसिबल है? हमको कहीं पे जाके नापना होगा तो मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा ट्यूब लेके घूमते रहेंगे वहाँ पे। इसलिए क्या करते बेसिकली हम उसमें डालते पारा, डेंसिटी हाई तो काफ़ी कम यूनिट मतलब काफ़ी कम लेंथ के बैरोमीटर में भी काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ये अपने सरफेस को कभी गीला नहीं करता, कभी वेट नहीं करता उसको। अब मान लेते हैं मेरे पास जो बैरोमीटर है उसमें डाल दिए पानी। अगर पानी डाल दिए तो एक बार जब मेजर कर लेंगे, जब एक बार नाप लेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिखाएगा मान लेते हैं 76 77 के आसपास। लेकिन जब दोबारा नापेंगे तो वो तो सरफेस को भिंगा देगा, तो हो सकता है 78 देखा है, लेकिन मुझे दिखे ही नहीं क्योंकि पहले से गीला हो चुका था। तो हमको कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी दिक्कत देखना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे, पारा गीला करता नहीं तो हम बार बार देख सकते कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन गीला करेगा नहीं तो हम आसानी से पहचान पाते हैं कि वो उसका रीडिंग अभी कितना है। तीसरी बात कि इसका अब देखिए सिंपल सी बात, जो हमारा बैरोमीटर है उसमें जो देते हैं पारा के बेसिकली क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी झेल सकता है। दूसरी बात, उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है, इसका मतलब काफ़ी कम टेम्परेचर भी सह सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम बैरोमीटर लेके कहाँ पे गए, जहाँ पे काफ़ी कम टेम्परेचर है, मतलब मान लेते चले गए अंटार्कटिका में चले गए, यूरोप में चले गए, तो वहाँ पे जब वहाँ पे जाएंगे तो सिंपल सी बात क्या होती है, वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। अगर मान लेते हैं सिंपल सा कोई और लिक्विड उसमें डाल देते हैं तो वहाँ पे हवा भले कुछ भी हो, अगर टेम्परेचर वहाँ पे कम है तो जल्दी जम जाएगा। लेकिन पारा क्या बोलता है, हम काफ़ी कम टेम्परेचर पे जमेंगे, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ठंडे भी वो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन चले गए गर्मी वाला एरिया, मान लेते हैं अफ्रीका में चले गए, ठीक है, जो हमारा साउथ इंडियन है, जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ भी तो काफ़ी गर्मी पड़ती है। जब वहाँ चले गए तो वो हो सकता है कि वेपराइज हो जाए, ऐसे उतना वेपराइज नहीं होता है लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी सह सकता है, इसलिए से हम उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो पारा का यूज करने का 3 कारण, पहली बात बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी कम, तीसरी बात वो अपने सरफेस को जिसमें रखा हुआ उसको गीला नहीं करता और उसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है। आगे मेरी बात समझ में यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे पास बैरोमीटर है उसका जो रीडिंग है हम उसको कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यही बैरोमीटर है,
तो यहाँ लिखा रहेगा 10, 20, 30, 40, 50। तो जब कहीं पे इसको लेके जाएंगे नापने के लिए तो कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी काफ़ी स्पीड में घट जाए, कभी ऊपर नीचे हो। तो आखिर इसका मतलब होता क्या है, इससे बेसिकली सवाल कई बार आ चुका है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, देखिए पारा का ऊपर चढ़ने का मतलब, मान लेते हैं अभी इतना दिखा रहा है उसका HG का लेवल, ऊपर चढ़ने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे आने का मतलब प्रेशर घट रहा है। ठीक है, आप इतनी समझिएगा पहली चीज़। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पारा का लेवल है या फिर जो बैरोमीटर का लेवल है, अगर उसमें पारा का लेवल ऊपर जा रहा है इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ का जो भी मौसम होगा वो साफ होगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है इट मीन्स वहाँ का मौसम साफ होगा। अगर मान लेते हैं अचानक से काफ़ी नीचे आ गया, अब देखिए अचानक से काफ़ी नीचे आ जाएगा इसका मतलब काफ़ी तेज़ी से प्रेशर घट जाएगा। अगर काफ़ी तेज़ी से प्रेशर घट गया इसका मतलब उस जगह के हवा को भरने के लिए काफ़ी दूर से हवा आएगा। अब यहाँ पे अचानक से घटा था इसका मतलब काफ़ी तेज़ी से हवा आएगा, और जब तेज़ी से हवा बहती है उसको क्या बोलते हैं, तूफान बोल देते हैं। तो यहाँ पे तूफान आएगा। अगर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब वर्षा होने वाला। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए, ऊपर जाएगा तो मौसम साफ, तेज़ी से नीचे आएगा तो आंधी तूफान आ सकता है, ऊपर नीचे हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बारिश होने की संभावना है। ये सब बेसिकली साइंटिस्ट नाप के हम लोग को कहीं ना कहीं बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि ठीक है हम लोग सब बैरोमीटर लेके घूमते रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कहीं ना कहीं न्यूज़ पे जो साइंटिस्ट लोग हम लोग को बता देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का। चलिए अब ये देखते हैं जो एयर प्रेशर है हमारा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझने से पहले आप एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है, मे भी आपको दिखता हो या ना दिखता हो पता नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटा फिगर बनाया। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये देख रहे हैं ब्लू एरिया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक व्यक्ति लेटा हुआ, अब उसके पीठ पे एक और व्यक्ति लेट गया, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और। ठीक है, तो एक के ऊपर एक और उस पर ऊपर चढ़ा हुआ। तो बताइए सबसे ज़्यादा तकलीफ या सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे पड़ेगा? ये नीचे वाले भाई साहब के पास। और ऊपर वाला उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच वाला थोड़ा बहुत मुश्किल देखना पड़ेगा, उसके नीचे थोड़ा और देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे नीचे का है उस पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, ऊपर प्रेशर काफ़ी कम। वही तो यहाँ भी होता है। मान लेते हैं हम अपनी बात कर रहे हैं, मेरे माथे पे यहाँ से लेकर ऊपर जितना भी एयर है उतना बोझ है कि नहीं। लेकिन जब हाइट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एयर का वजन कम हो जाएगा मेरे सर के ऊपर, तो थोड़ा सा प्रेशर कम लगेगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, नीचे प्रेशर क्या होता है बेसिकली ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा एयर का बोझ पड़ा हुआ। लेकिन जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर वहाँ पे घटते जाता है, क्योंकि एयर का मात्रा वहाँ पे कम होते चलता है वहाँ पे। आगे मेरी बात समझ यहाँ पे। दूसरी बात देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए जैसे मान लेते हैं मैं भी नीचे है, अभी नॉर्मल है, जो हमारा ब्लड का प्रेशर है और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अभी कहीं ना कहीं दोनों बैलेंस हुआ रहता है। अब देखिए मेरे बात करते हैं यहाँ पे, ये इस वेन की बात करते, यहाँ पे वेन भी है, कुछ यहाँ पे आर्टरी भी होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वेन है, जो हमारा आर्टरी है, वहाँ पे भी तो ब्लड का कहीं ना कहीं फ्लो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अब समझिए ये जो वेन है कहाँ पतला भी होता है, लेकिन उसको फाड़ के बाहर क्यों निकल जाता है? क्योंकि उसके ऊपर अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो पड़ता है। हमारे शरीर के ऊपर पड़ रहा है, हमारा इसके ऊपर पड़ रहा है, इस साइड ही पड़ रहा है, इस साइड ही पड़ रहा है, हम बिल्कुल बैलेंस है। इसका मतलब बोल सकते हैं जो हमारा ब्लड प्रेशर है और जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस किया रहता है। अब मान लेते हम चले गए कहाँ पे, हाइट पे या फिर माउंटेन पे, अब चले गए पहाड़ पे। अब मुझे बताइए क्या वेन को थोड़ी पता है कि हम चले गए ऊपर? वो तो जितना प्रेशर से ब्लड को मतलब सर्कुलेट कर रहा था या उसको धक्का दे रहा था ब्लड को जितना स्पीड में या जितना प्रेशर से, उतना तो ऊपर भी देगा। लेकिन नीचे में क्या था, नीचे में जितना प्रेशर अर्थ का एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा था उतना स्पीड में या फिर उतना ही प्रेशर हमारा ब्लड भी तो इसमें लगा रहा था, अभी बैलेंस। अब चले गए ऊपर, जैसे ऊपर गए तो ब्लड उतना ही प्रेशर लगाएगा, उसको नहीं पता है कि हम चले गए ऊपर, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो घट ही जाएगा। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा कभी कभी वेंस वगैरह फट के उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा, नाक से ब्लड का आना कहाँ पे, हाइट पे। हाइट पे क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे एयर का क्वांटिटी इसके कंपेरिजन में, नीचे कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। ठीक है, अब वहाँ प्रेशर कम हो गया, लेकिन हमारा ब्लड का प्रेशर अभी भी उतना ही है जितना नीचे था। तो वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे एयर प्रेशर कमज़ोर पड़ गया, तो हमारा वेंस कहीं ना कहीं वहाँ पे
फट जाता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाक से जो भी इनसेंसिटिव एरिया जहाँ पे काफ़ी पतले पतले नस होते हैं वहाँ से निकलना वहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए यहाँ पे। अब बात करते हैं आखिर पवन। देखिए 3 चीज़ें, एक होती है गैस, एक होता है एयर और एक होता है आपका विंड। गैस सिंपल सी बात, जो एक इंडिविजुअल गैस की बात करते हैं, जैसे CO2 गैस है, O2 गैस है, फिर आपका लीजिए नाइट्रोजन गैस है, वो सब इंडिविजुअल एक गैस है, हम जिसको एक नॉन मेटल बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या उसमें सिर्फ CO2 है, क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है? नहीं, उसमें सब कुछ मिला हुआ है। जब सब गैस को मिला देंगे तो हम उसको एयर बोल देंगे, लेकिन जब वही एयर काफ़ी स्पीड में फ्लो करने लगे तो हम उसको विंड बोल देते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और गैस क्या है? वो एक एलिमेंट्स है जो नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। ठीक है, इतनी बात समझिए यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये हमारा एयर यहाँ पे है और एयर यहाँ पे भी है। अगर यहाँ एयर प्रेशर कम होगा इसका मतलब यहाँ पे एयर कम होगा, यहाँ अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे एयर ज़्यादा है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कम यहाँ पे ज़्यादा, तो क्या यहाँ का एयर यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताइए, क्या अर्थ पे पॉसिबल है कि यहाँ की बिल्कुल वैक्यूम बन जाए? यहाँ निर्वात हो ही नहीं सकता है। तो हवा हमेशा कोशिश करता है कि जहाँ पे भी खाली जगह है हम उसको जाके स्पीड में भर दें। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ प्रेशर कम यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ का हवा काफ़ी तेज़ी से आएगा इसको भरने के लिए। हम इसी को बोलते हैं पवन चल रहा है या फिर विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अगर प्रेशर ज़्यादा प्रेशर कम, तो प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से पवन चलना शुरू होगा। किस तरफ? जिस तरफ प्रेशर कम है, मतलब जहाँ पे दाब ज़्यादा, जहाँ पे दाब कम। तो जहाँ पे दाब ज़्यादा है, ज़्यादा वाला एरिया से कम वाला एरिया में हवा चलना शुरू होता है। ठीक है, मैंने तीसरी बात यहाँ पे लिखी है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा एयर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करते हैं। एयर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एयर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हम उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं। अब एयर तो नीचे से काफ़ी हाइट तक भी गया है, तो एयर इस तरीके से जब चलेंगे तो कैसे प्रेशर चलेगा, एयर यहाँ से लेकर ऊपर चलेंगे तो कैसे प्रेशर चलेगा। हम उसको 2 तरीके से बांटते हैं, एक को बोलते हैं वर्टिकल, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, 2 तरीके से बांटते हैं। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कैसा रहेगा प्रेशर, और जब इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, दाएं बाएं समझ सकते हैं, या फिर अर्थ के सरफेस के पैरेलल तो कैसा रहेगा प्रेशर। जब हाइट की बात करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटता जाएगा। क्यों घटेगा, मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिया था। ठीक है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर H प्लस इट मीन्स हाइट प्लस, हाइट अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटता है, हाइट अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन जब क्षैतिज की बात करते हैं, यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे कितना प्रेशर, या फिर किस किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग नाम से जानते हैं। हम उसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब पेटी, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अब कितना ढंग का होता है, ये बेसिकली ये 4 ढंग का होता है। अब मैंने लिखा है 1 2 3 4। आप इस चीज़ को बिल्कुल बारीकी से और डिटेल समझेंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया फिगर, लेकिन इसको और समझने के लिए मैं यहाँ पे एक और फिगर बनाऊंगा। इसके लिए मुझे ये पूरा मिटना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट अपलोड भी कर दूंगा, मैं ड्राइव का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका मेरे ख्याल से पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और एक और इमेज यहाँ पे कहीं कहीं बनाते हैं। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है हम उसके यहाँ पे बात करते हैं। आपको ये मे भी साफ साफ ना दिखे, आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। मेनली आपको समझना ये है। ठीक है, तो मैंने इसको सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि आखिर इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा। ठीक है, आप सिर्फ एज ए रेफरेंस लीजिए। ये मान लेते मेरे पास अर्थ है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ से जैसे ऊपर जाएंगे इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी गोलार्ध। 10 डिग्री नॉर्थ 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 नॉर्थ, 10 30 35 60 65 90 तक जाएंगे, 90 तक। नीचे आएंगे तो भी जाएंगे 90 तक। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नंबर ऑफ लेटीट्यूड 181 है और लॉन्गिट्यूड आपका 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम इसको बीचों बीच काट दें, ठीक है, तो क्या हम इस कैसे बनेगा इमेज मेरे पास, ऐसा बनेगा। अब इसी को ऐसे उठा दें तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो क्या बोल सकते हैं, बीच वाला पॉइंट यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है कि नहीं। तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल जो आपका ये है, इसको बोलेंगे साउथ पोल जो आपका ये है, और बीच वाला आपका हो जाएगा इक्वेटर जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मेनली यही समझना है। आप एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था
जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T, सॉरी T के। इसको बोलते हैं जो दाब है हमारा टेम्परेचर मतलब तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, या फिर यूँ समझिए पहले, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा आप समझिए। जैसे मान लेते हैं जब भी हवा गर्म होती है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, जब हवा गर्म हो जाएगा तो हवा हो जाएगा हल्का। अब मुझे बताइए हल्का चीज़ रहेगा नीचे या भारी चीज़? ऑब्वियस सी बात है भारी चीज़ नीचे रहेगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ का हवा काफ़ी गर्म हो जाता है, हवा गर्म होगा तो हवा चला जाएगा ऊपर, जैसे ऊपर जाएगा तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि हवा वहाँ पे कम हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम। अगर टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया इसका मतलब काफ़ी ठंडा हो गया, काफ़ी ठंडा इसका मतलब हवा भारी, भारी रहेगा नीचे तो प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? टेम्परेचर ज़्यादा तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा इक्वेटर है, आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बीच लगभग सन का लाइट पूरे सालों भर लगभग कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर पड़ता है, मतलब लंबवत, या फिर यूँ समझिए सबसे ज़्यादा लगभग इस एरिया में अच्छा खासा सन का लाइट पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ गर्मी ठीक ठाक पड़ेगी, लेकिन जो मिड वाला एरिया है, बीच वाला एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो जब बात करते हैं यहाँ पे इसकी बात करते, इस एरिया की बात करते, तो मुझे बताइए यहाँ पे जो भी हवा होगा वो गर्म होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट खूब पड़ेगा, यहाँ पे सन का लाइट खूब, अगर सन का लाइट यहाँ पे खूब पड़ा तो यहाँ का हवा काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अगर हवा काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी स्पीड में जाएगा ऊपर। तो क्या सिर्फ इस तरफ जाएगा? यहाँ का हवा उठ के इधर भी आएगा, यहाँ का हवा उठ के यहाँ भी आएगा। कौन देखने के लिए गया था यहाँ पे? जो भी साइंटिस्ट लोग थे, जो रिसर्चर लोग थे, जो उस पर रिसर्च करते हैं एयर के बारे में खास करके, वो लोग ऑब्जर्व किए। ठीक है ना, तो जो यहाँ का एयर है काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागेगा स्पीड में, क्योंकि यहाँ पे हवा काफ़ी हल्का हो गया। अब या तो यहाँ गिरे या तो यहाँ गिरे, है कि नहीं? लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पे जो हवा काफ़ी गर्म हो गया था, जब वो काफ़ी स्पीड में ऊपर जाएगा तो क्या यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम, सॉरी प्रेशर काफ़ी कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम, इसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा? LP, मतलब लो प्रेशर एरिया। तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय दाब पेटी, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट। ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच लगभग पाया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जाके ये हवा गिरेगा कहाँ? हवा यहीं गिरेगा, हवा यहीं गिरेगा। तो यहाँ का जो हवा है वो नॉर्थ में भी जाएगा, यहाँ का हवा साउथ में भी आएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ का हवा साउथ में गया और यहाँ का हवा नॉर्थ में गया। तो जहाँ जहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ी से गिरेगा वहाँ हवा काफ़ी प्रेशर लगाएगा। इसका मतलब हवा कहीं पे जाके गिर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे काफ़ी जोर दे रहा है, काफ़ी जोर दे रहा है, इसका मतलब वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ HP, यहाँ HP, मतलब यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ भी हाई प्रेशर। अब जो एरिया है ऐसा थोड़ी एक ही पॉइंट पे जाके गिरेगा, ये 30 से लगभग 35 तक गिरता है, इधर भी 30 से 35 तक, मतलब इसको बोलेंगे हाई प्रेशर एरिया, इसको बोलेंगे हाई प्रेशर एरिया। इस दोनों क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। इसको बोलते हैं उपोष्ण वायुदाब पेटी, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। ये सारे 23 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ठीक है, तो ये लो प्रेशर बेल्ट, ये दोनों हाई प्रेशर बेल्ट। इतनी बता गई इसमें आपको। उसके बाद देखिए, आपको पता है कि सन का लाइट सबसे कम कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो सन का लाइट सबसे कम यहाँ पहुँचेगा, यहाँ भी कम पहुँचेगा। जब यहाँ पे सन का लाइट काफ़ी कम पहुँचेगा इसका मतलब ये हुआ यहाँ का हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। जब काफ़ी ज़्यादा ठंडा, इसका मतलब वो ऊपर जाएगा नहीं, इसका मतलब जो हवा है काफ़ी भारी है। जब हवा काफ़ी भारी है इसका मतलब यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। वही मैंने लिखा HP, इसका मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। इसको बोलते हैं ध्रुवीय वायुदाब पेटी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको बोलते हैं पोलर बेल्ट, ठीक है, या पोलर प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है आपको? 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे और 90 डिग्री साउथ पोल पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मेरे पास ये एयर उठा था, क्या ये एयर यहाँ पे कहाँ जाएगा? यहाँ से हवा गायब थोड़ी हो जाएगा। या तो हवा आएगा इस तरफ, या तो हवा आएगा फिर से इस तरफ। लेकिन जैसे हवा आएगा इस तरफ फिर से गर्म होकर फिर से उठना शुरू कर देगा, जैसे हवा आएगा इस तरफ फिर से उठना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे बताइए यहाँ पे सिंपल सी बात, जो यहाँ का हवा था यहाँ प्रेशर ज़्यादा, क्यों?
टेम्परेचर काफ़ी कम, लेकिन इसके कंपेरिजन में यहाँ पे तो टेम्परेचर थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब यह थोड़ा भी ज़्यादा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हवा थोड़ा सा कहीं ना गर्म हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर कम, यहाँ पे ज़्यादा, तो ये हवा क्या होगा, चलना इधर शुरू कर देगा। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है उस तरफ से हवा चलना शुरू करते हैं, जहाँ पे कम होता है तो हवा यहाँ चलना शुरू, फिर हवा उठ के ऐसे ऐसे घूमते रहता है लगातार। ठीक है, तो कुछ हवा इधर कुछ हवा इधर, तो इस तरीके से लगातार चक्कर चलते रहता है। यहाँ भी देखिए हवा यहाँ चलना शुरू हो गया, फिर हवा उठ के ऊपर चला जाता है यहाँ पे, या तो इस तरफ जाए या फिर थोड़ा बहुत इस तरफ आए। आगे मेरी बात समझ में, इसको बोलते हैं सब पोलर, क्योंकि पोलर के बगल में तो सब पोलर, पोलर के बगल में सब पोलर। ठीक है, तो ध्रुवीय 90 डिग्री पे, उससे पहले उपध्रुवीय जिसको बोलते हैं सब पोलर प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ होता है आपको 60 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 65 नॉर्थ साउथ के बीच, आपको इस एरिया में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हवा कहाँ आता है, यहाँ आता है। ठीक है, कहाँ पे गिरेगा, 60 से लेके 65 के बीच में। अच्छा, आपके मन में डाउट आ सकता है यहाँ पे, ये सब खाली जगह क्या है, ये सब खाली जगह अगर 30 से 35 लिए तो 35 से 60 क्यों छोड़ दिए, है कि नहीं। देखिए बात यह है कि भाई साहब जो भी एयर है उसका कोई फिक्स एक लोकेशन नहीं तक तुम जाके यहीं पे गिरोगे, है कि नहीं। ये बेसिकली खिसकते रहता है यहाँ पे, ये 30 से कभी कभी ये एयर 20 पे जाके गिर सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये इस पे जाके गिरता है। इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग कि ठीक है तुम इस रेंज में रहो, है कि नहीं। नहीं तो आगे मेरे पास यहाँ पे तो इक्वेटोरियल बीच वाला, इसका हवा उठ के यहाँ पे गया, इसका उठ के यहाँ पे गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, हवा हो गया हल्का तो हवा ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाकर गिरेगा, गिरेगा तो भारी हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। गिरेगा काफ़ी प्रेशर लगाने के बाद, हाई प्रेशर लो प्रेशर, यहाँ भारी था यहाँ भारी था, क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट यहाँ पहुँच नहीं रहा था, ठंडा था इसलिए भारी हो गया। इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा यहाँ, इसके पहले थोड़ा सा कम, क्यों, क्योंकि इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सन का लाइट था इसके पास, तो यहाँ से हवा को चलना यहाँ फिर से शुरू कर दिया, यहाँ से चलना फिर से शुरू कर दिया, तो यहाँ का हवा यहाँ आता, यहाँ का हवा यहाँ पर आता। आगे मेरी बात यहाँ पे तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से 4 चीज़ें आप इसमें समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें और छोड़ दिया यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछता है ठीक है टोटल कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट मिलता है तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमारे पास 7 है, लेकिन मेनली हम 4 ही बोलेंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही होता है, तो टोटल पूछे तो 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज़, यहाँ पे जो हमारा 35 से लेकर 30 या फिर 30 से लेकर 35 ये वाला एरिया था, यहाँ पे प्रेशर कम क्यों था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी थी ज़्यादा, तो इसके पीछे का वजह क्या था हमारा, टेम्परेचर। लेकिन जब ये पूछे हमसे कि आखिर जो हमारे पास ये जो हाई प्रेशर है इसके पीछे का क्या वजह है, तो इसके पीछे की वजह है कि जो यहाँ का एयर ऊपर गया था उसी का नीचे आना। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं जो हमारे पास हवा था उसी का नीचे आना। ठीक है, और जो ध्रुवीय है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो जो 2 एरिया है, एक और ये दोनों, मतलब 3 एरिया, 2 आपका पोल हो गया, एक आपका ये, यहाँ पे कम क्यों होता है, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से होता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे हवा कहीं ना कहीं वहाँ पे नीचे वापस पहुँचता है। इतनी बात समझ गए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, हम इसको उपोष्ण वाला पीटी को कभी कभी हम इसको अक्षांश से बोलते हैं, इसको अक्षांश हम इसको बोल देते हैं, कभी कभी हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 30 से लेके 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। ठीक है, हम इसको अक्षांश से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं हम देख। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए यहाँ पर। अब वही 35 से लेके 30 या फिर 30 से लेके 35 नॉर्थ साउथ को क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा एंशियंट वर्ल्ड था, जो पुराना ज़माने के जो लोग थे उसको पता था नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। ठीक है, तो वहाँ पर लोग जाते थे शिप लेके, उसके ऊपर अपने नाव के ऊपर घोड़ा को भी रखते थे। यहाँ पे जैसे कि अचानक से काफ़ी प्रेशर बढ़ गया, वो क्या हो गया, नाव अनबैलेंस, नाव हो जाएगा अनबैलेंस, तो अभी से बात है वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे, नाव का वेट कम करेंगे, वजन कम करेंगे, सामान फेंकेंगे, सामान तो फेंक नहीं सकते, वो घोड़ा को उठा के फेंक दिए। ठीक है, तो उसी घोड़े के नाम पे क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड, या आप उसका कॉपीराइट बोल सकते हैं, वो जॉन दिया, इसी की वजह से इसके नाम पे पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 10 से 10 तक था, 10 नॉर्थ 10 साउथ, इसके बीच का जो भी एरिया था
वो क्या था, बिल्कुल शांत एरिया था, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत कम था। लेकिन जब आप जाइएगा 5 से लेके 5 साउथ, इसके बीच तो और बहुत प्रेशर कम होगा। तो इस 5 को लेके, इस 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक प्रेशर काफ़ी कम होता है। हम इसी को बोलते हैं शांत क्षेत्र, हम इसी को डोल्ड्रम बोलते हैं, ठीक है। 10 से लेके 10 साउथ से लेके 10 नॉर्थ तक प्रेशर काफ़ी कम ही होता है, लेकिन उससे भी कम 5 से लेके 5 तक। ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम कहाँ पे होगा, 0 पे भी तो होगा ना, ठीक है। तो हम इसको बोल देंगे, हम इस एरिया को क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। हम इसको बोलते हैं शांत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम होता है, हम इसको बोलते हैं इसलिए शांत क्षेत्र है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे मेरी बात आप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट।